अपन ने कल अपन ने पढ़ा था कल अपन ने कुलॉम्स लॉ के बेस कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने सोल्व कर लिए थे। और मैंने कहा कि कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए थे। फिर अभी हम समझेंगे, अब वेक्टर्स फॉर्म समझेंगे, इसका कूलॉम के नियम का सदिश रूप समझेंगे। फिर उसके बाद में हम समझेंगे सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत हम समझेंगे। फिर उन पर हम कुछ और अच्छे से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ताकि हम इनको और अच्छे से क्लियर कर सकें, कूलॉम्स लॉ को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स को और विद्युत बल को। ठीक है बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ या कूलॉम के नियम का सदिश रूप। क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को? सबसे पहले कारण मैं इसको समझा देता हूँ क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, फोर्स, विद्युत बल मतलब फोर्स, ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब सदिश राशि होती है बेटा, ये मतलब इसकी दिशा होती है। अपन जानते हैं वेक्टर या कोई सदिश राशि वो होती है जिसका एक परिमाण होता हो, जिसका क्या होता हो, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी, और साथ में वो एक दिशा को भी दर्शाता हो। परिमाण को भी दर्शाएगा और दिशा को भी दर्शाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को भी दर्शाता है, ये शो करता है, और डायरेक्शन को भी शो करता है। भाई अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, तो फिर इसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, इसकी दिशा भी तो होनी चाहिए ना। तो अभी हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए थे, हमने केवल उन क्वेश्चंस में उनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे कि भाई इतना फोर्स कितना लग रहा है, ये इस पे इतना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, लेकिन हमने वहां पर कहीं पर भी कोई डायरेक्शन की या कोई दिशा की बात नहीं करी। इससे हमें क्या मालूम लगता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मालूम होता ही है, और साथ में हमें और क्या मालूम हो जाता है, उसकी डायरेक्शन के बारे में मालूम हो जाता है, उसकी दिशा के बारे में भी मालूम हो जाता है। ओके, तो ये इतना हमें यहाँ पर समझ में आया कि हम यहाँ पर इसको क्यों पढ़ने वाले हैं, और यही रीजन है कि हमें अब यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ताकि हम इसके साथ में डायरेक्शन भी बता सके। ठीक है, किस तरीके का फोर्स है, किधर लग रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है, रिपल्सिव नेचर का है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मालूम हो जाती है, और ये तो आपको मालूम भी होना चाहिए इसका वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इसको हम समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कूलॉम्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अपने पास में क्या है, एक्स एक्सिस मतलब एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये तो है भाई एक्स एक्सिस, और ये है बेटा वाई एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दो चार्ज हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। टू चार्ज हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, मूल बिंदु है। मैंने दो चार्ज लिए भाई, Q1 और Q2 ले लिए, दो चार्ज लिए, Q1 और Q2, Q1 एंड Q2। ध्यान से समझना अब इसको। Q1 और Q2 को मैंने यहाँ रखा हुआ है, स्टेशनरी चार्ज है, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे क्या होगा बेटा कि इस Q1 की इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन होगी। आपने 11th क्लास में पढ़ा है पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ा आपने? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर आपको आना चाहिए, और ये यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझना कि अभी इस Q1 की इस कोऑर्डिनेट में एक्स वाई, भाई ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में दोनों के दोनों। क्लियर यहाँ तक? जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में क्या है भाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये है एक्स। अगर वो इसमें है, इसका मतलब वो एक्स में भी है ना, लाई कर रहा है, वो वाई में भी है, मतलब उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन जो है वो एक्स एक्स के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। दोनों की स्थिति के अनुदिश है ये। ठीक है, एक्स एक्स के और वाई एक्स दोनों के हैं। तो इसी को हमें शो करना होता है एक वेक्टर के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, मतलब स्थिति सदिश। तो ये इसकी स्थिति सदिश मैंने मान ली कि ये स्थिति सदिश है बेटा इसकी R1 वेक्टर। ठीक है, और Q2 की स्थिति सदिश हम मानकर चलते हैं, ये है बेटा R2 वेक्टर।
ये इसकी स्थिति सदिश हम मानकर चलते हैं। तो अपने पास में दो स्थिति सदिश है, एक Q1 सॉरी एक R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, दोनों की Q1 और Q2 की। और थोड़ा सा हम इसको समझे तो देखिए Q1 के लिए एक्स एक्स पर पोजीशन मान लो है बेटा X1 पर, ठीक है, और इधर Y पर है इसके लिए क्या मान लिया Y1, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए कि नहीं, X1 और Y1, ये कोऑर्डिनेट हो गए ना बेटा इसके, ठीक है। इसी तरीके से Q2 यहाँ पर है तो मान लीजिए कि इसकी यहाँ पोजीशन है X पर X2 पर, ठीक है, ये है X2 पर, और इसकी यहाँ से देखो पोजीशन है बेटा क्या Y2, तो Y2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे X2 और Y2, मतलब Q2 के पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए इसके क्या X2 और Y2 हो जाएंगे। यहां तक सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, ठीक है भाई, ये समझ में आता है भाई, दोनों फोर्स लगाएंगे, ठीक है। Q2 और Q1 दोनों की क्वालिटी सेम है, क्वालिटी सेम होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों की प्रकृति समान है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो Q2 जो है वो Q1 पर इधर फोर्स लगाएगा। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि Q2 Q1 को इधर रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, और Q1 Q2 को इधर रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। अब हमें यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें फोर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मालूम होना चाहिए कैसे लिखते हैं। तो ये बातें समझनी है आपको, ठीक है, फोर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझिए कि Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा उसको हम ऐसे लिखते हैं कि है ना F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू, है ना, ड्यू टू चार्ज टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज टू, इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, ओके, F12, ओके, F12 वेक्टर। इसी तरीके से ये Q1 जो Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम लिखते हैं F21 वेक्टर, इसको हम लिखते हैं F21 वेक्टर, कि वन के कारण टू पर लगने वाला फोर्स, वन के कारण टू पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, वन के कारण, देखो इस तरीके से देखो, वन के कारण टू पर लगने वाला फोर्स, इसमें टू के कारण वन पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, टू के कारण वन पर लगने वाला फोर्स, ये आपको तरीका मालूम होना चाहिए, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। जो लगाता है फोर्स उसको हम बाद में लिखते हैं, जो लगाता है उसको हम बाद में लिखते हैं, है ना, लगाने वाला कौन टू है, ठीक है, तो इसको हम एंड में लिखते हैं, और सबसे पहले किसको लिख देते हैं, जिस पर लग रहा होता है, ठीक है। ये तरीका होता है फोर्स को लिखने का वेक्टर फॉर्म में, ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों चार्ज के बीच में भी एक स्थिति सदिश है, उसकी एक पोजीशन वेक्टर है, या तो हम इसको लिखेंगे R12 वेक्टर, या फिर हम इसको लिखेंगे R21 वेक्टर, इस तरीके से हम लिखते हैं, क्लियर नहीं आता। अब दोनों में से किसको हमें चूज करना है, किसको कैसे लिखना है, ये बातें हमें समझनी होती है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है कि R12 वेक्टर व R21 वेक्टर कब लिखें, कब लिखें, किसके साथ लिखें, किसके साथ लिखें, ये बातें समझने वाली हैं, किसके साथ लिखें, क्लियर नहीं आता, ठीक है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई बेटा, वेक्टर फॉर्म मान लीजिए समझ में आ गया, फोर्स कैसे लिखते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर, क्लियर मेरी बात, ठीक है। जैसे मैं कहूं, अब आपको कोई एग्जांपल से मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं इस पॉइंट को। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में थ्री चार्जेज है, मैंने कहा कि एक Q1 चार्ज है, यहाँ है एक Q2 चार्ज, एक है Q3 मान लीजिए। अब मैंने कहा कि Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो इसके फोर्स को लिखो आप वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो वही तरीका मैंने कहा कि जिस पर लग रहा है उसको पहले लिख दो और जो लगा रहा है उसको बाद में लिख दो। ऐसे ही Q3 जो है वो इस पर फोर्स लगाएगा, मेरी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो किस पर लग रहा है, वन पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, थ्री लगा रहा है, इसको वेक्टर में लगा दिया, इस तरीके से, क्लियर बात है यहाँ तक, ओके।
तो ये बातें बेटा आपको मालूम होनी चाहिए, इस तरीके से आपको फोर्स लिखना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर पर हम चलते हैं एक बार वापस से, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर पर। कब किसको कैसे लिखना होता है, अब ध्यान से समझिएगा, कब किसको कैसे लिखना होता है। तो आपको जैसे फोर्स क्या पूछ रहे हैं, फोर्स कौन सा पूछ रहे हैं, तो वही पोजीशन वेक्टर आपको लेना होगा, है ना। दोनों के बीच में भाई मैंने कहा कि R12 वेक्टर कब लिखना है, सेकंड पॉइंट है, R12 वेक्टर कब लिखना है और R21 वेक्टर कब लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशन होती है बेटा, इसमें भी दो कंडीशन होती है कि दोनों चार्ज एक तो सेम पोलरिटी के होते हो, सेम पोलरिटी के होते हो, है ना, सेम साइन के होते हो, समान प्रकृति के हो, सेम पोलरिटी के हो, और अपोजिट पोलरिटी के हो, अपोजिट पोलरिटी के हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बनती है। ठीक है, मैंने कहा R12 वेक्टर को कब लिखते हैं, R21 वेक्टर को कब लिखते हैं, तो ये भी आपको देखना होगा कब, कि क्या दोनों की जो साइन है, कि दोनों की पोलरिटी जो है बेटा वो सेम है क्या, मतलब क्या दोनों नेगेटिव चार्ज है या दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, या फिर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो कोई एक नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है, वो चला जाएगा अपोजिट पोलरिटी में, और ये है ना, ये आ जाएगा सेम पोलरिटी में। तो R12 वेक्टर और R21 वेक्टर ये कुछ नहीं है, एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एक्चुअली। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम इनको यूज करते हैं। देखो, मान लो Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 जो है किस पर फोर्स लगा रहा है, Q1 पर फोर्स लगा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन किधर है बताओ, इसके Q2 के कारण Q1 पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर है, ऐसे जाएगी, ऐसे, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा, वो इधर ही तो लगाएगा। तब आप लोगे क्या, R12 वेक्टर, टू से वन की ओर, टू से वन की ओर, ये वाला आप यूज कर लोगे सेम पोलरिटी चार्ज के लिए, सेम पोलरिटी चार्ज के लिए। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर फोर्स अगर हम लिख रहे हैं किसके लिए, F21 वेक्टर वाला लिख रहे हैं, कि फोर्स लग रहा है वन के कारण टू टू पर, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वन से टू की ओर, मतलब वन से टू की ओर। ठीक है, वन से टू की ओर, तो आपको लिखना होगा फिर R21 वेक्टर। ये हम ये वाली कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, अभी मैंने इसको नहीं समझाया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेटा, अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा, आपसे कहा जाए कि सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखें, फोर्स ड्यू टू, फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1। ठीक है, बल, है ना, Q2 आवेश के कारण, मैं ऐसे लिखूं Q2 आवेश के कारण Q1 पर विद्युत बल, विद्युत बल, तो उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स को क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया Q2 के कारण Q1 पर, Q2 के कारण 1 पर, मतलब F12 वेक्टर, क्या लिख देंगे, F12 वेक्टर लिख देंगे। सबको समझ में आया यहाँ तक, F12 वेक्टर इक्वल टू, अब बताओ हमने कूलॉम्स लॉ तो क्या पढ़ा है, कि F इक्वल टू जनरली क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा है ना हमने। अब इसमें थोड़ा सा कुछ समझने वाला पॉइंट है। देखो Q1 Q2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और ये सब स्केलर क्वांटिटी होती है, ये सब स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब सब अदिश राशियां हैं। नीचे आर, आर भी तो ये एक अदिश राशि है भाई, Q1 और Q2 के दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी, और दूरी मतलब डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर, मतलब ये भी स्केलर ही है। तो आप इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, भाई वेक्टर में लिखना है ना अभी तो हमें इसको। ठीक है, तो देखो F12 वेक्टर इक्वल टू, अब हम इसको लिखेंगे के, के Q1 इंटू Q2, के Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई
यहाँ पर हमें मैंने अभी बताया कि इन दोनों में से R12 में से और R21 में से किसको चूज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड। मॉड क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा R12 वेक्टर। ठीक है भाई, अपन ये जानते हैं आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ यहाँ पर? R12 वेक्टर स्क्वायर। अगर आप ऐसे सोचो कि सर यहाँ पर तो ये लिख देते, R12 वेक्टर स्क्वायर लिख देते सर। ठीक है, तो बेटा एक बार बताओ, वेक्टर लग रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इन पर है ना, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जबकि ये आर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं, इसकी कोई दिशा होती ही नहीं है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड, जब हम कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने आप किसमें? स्केलर में। ठीक है, अदिश राशि में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर नहीं आता? फिर हम लगा देंगे यहाँ पर क्या? स्क्वायर। तो ये इतना, इतनी जो ये वैल्यू है, यहाँ तक की ये जो वैल्यू है, ये केवल इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करता है, इसके परिमाण को शो करता है। मैंने बताया कि यहाँ पर परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दिशा भी होगी। तो ये केवल इसके परिमाण को शो कर रहा होगा। अब बची कौन? डायरेक्शन, उसकी दिशा बची। अब दिशा के लिए हम यूनिट वेक्टर, अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर दिशा डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एकांक सदिश। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसी को, R12 वेक्टर को R12 कैप, ऐसे कैप लगा देंगे, तो ये R12 कैप ये हो गया यूनिट वेक्टर न्यूटन। ये मैंने इस फोर्स को लिखा कि 2 के कारण Q1 पर, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा बेटा। इस तरीके से, इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे और फर्दर सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको बेटा। अब अपन जानते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश, इसकी एक वैल्यू जानते हैं। R12 कैप इक्वल टू होता है R12 वेक्टर एंड डिवाइड बाई मॉड ऑफ R12 वेक्टर, मॉड ऑफ R12 वेक्टर। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, इस जगह पुट करेंगे। तो बच्चों अब ये बनेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 एंड मॉड R12 वेक्टर एंड मॉड स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर एंड डिवाइड बाय मॉड R12 वेक्टर। ओके, ये मेरी R12 कैप की वैल्यू पुट कर दी। फाइनली इसको जब हम और आगे सोल्व करें अब, ठीक है, तो ये बनेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई मॉड R12 वेक्टर, मॉड पीछे वाले में ये स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा और ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब और ऊपर मल्टीप्लाई होगा R12 वेक्टर। अब बताओ, अब इसमें ये आपको मालूम होना चाहिए, आप थोड़ा सा इसको है ना हाईलाइट कर लेना इस चीज को, कि ये वैल्यू जो है बेटा, ये तो शो करती है किसको? मैग्नीट्यूड को। मैंने बताया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये तो शो करती है मैग्नीट्यूड को, मतलब परिमाण को। ये परिमाण को शो करती है। और ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू शो करती है किसको? डायरेक्शन को। कि भाई फोर्स की डायरेक्शन किधर है, वो कौन बताएगा? ये वाली वैल्यू बताएगी डायरेक्शन, मतलब इसकी दिशा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने इसको ऐसे लिखा। अब इसको ध्यान से समझना। अब सर दिशा कैसे मालूम लगेगी? R12 वेक्टर, हम हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इस चीज से कि दिशा कैसे मालूम लगेगी, डायरेक्शन कैसे मालूम लगेगी। ये तो समझ में आता है, मैग्नीट्यूड, हर एक चीज को हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पर चलते हैं वापस। मैंने कहा Q1 की पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, ध्यान से समझना, और Q2 की पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को अब लिखते कैसे हैं? तो मैं ये थोड़ा, मुझे मालूम है तुम लोग भूल गए होंगे ये सब बातें, तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ पोजीशन वेक्टर को। अब देखो मैंने लिखा R1 वेक्टर। R1 वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या थे? आप ये देखो, कोऑर्डिनेट उसके निर्देशांक क्या थे? x1 और y1। तो
पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप। समझ में आया? तो बिल्कुल ऐसे ही R2 वेक्टर को लिखा जाएगा, R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप एंड प्लस y2 j कैप, इस तरीके से। और फाइनली अपने पास में क्या है बच्चों, R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर का मतलब क्या है, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही तो होता है। R12 वेक्टर का मतलब क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, अब देखिए R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। अब देखिए अपने पास में R1 वेक्टर है। ओके, तो यहां से हम इसको लिखेंगे, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो मैंने आपको समझाया था इस वजह से ताकि आपको ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम हो जाए। देखो इसमें आई केप जे केप ये सब आपको मालूम होगा, और इन आई केप और जे केप से ही तो मालूम होगा डायरेक्शन की, ठीक है, कि कौन से फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन की तरह है। इसको अपन एक न्यूमेरिकल से अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फाइनली अपने पास में R12 वेक्टर हमें मालूम हुआ, और वो क्या होता है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बिल्कुल ऐसे ही अगर अपने पास में R21 वेक्टर होगा तो हम उसको क्या लिख देंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, हम इसको लिख देंगे। ठीक है भाई, अब मैं इसी फोर्स को और आगे सिंप्लीफाइड करके इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी फोर्स को हम सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं कि अपने पास चल रहा था F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई mod R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एंड mod क्यूब एंड इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, इतना समझ में आ गया? इसको आप मार्क कर लीजिए भाई, ये हो गया अपने पास में फोर्स। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट वगैरह जो भी लिखना चाहो वो आप लिख दीजिए। फिर मैं कहूं कि अब आपको फोर्स ये वाला लिखना है F21 वेक्टर कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स, मतलब आप लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, Q2 के कारण Q1 पर Q1 पर आरोपित आरोपित बल। ठीक है, या फिर आप इसको इंग्लिश में लिखिए, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ड्यू टू चार्ज ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, अच्छा क्यू, अच्छा ये तो हमने फाइंड कर लिया, अच्छा ये तो हमने फाइंड कर लिया, सॉरी, ये हमने फाइंड कर चुके हैं हम ये वाला। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये तो हमने फाइंड कर लिया था, सॉरी। देखिए, हमें फाइंड करना है किसके कारण, Q1 के कारण, सॉरी Q1 के कारण Q2 पर, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, तो एक्चुअली अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको F मैंने कहा किसके कारण, 1 के कारण 2 पर, मतलब 2 1 वेक्टर। ओके, अब इसी को आप ऐसे लिख दीजिए के Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई मॉड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब R2 वेक्टर एंड माइनस R1 वेक्टर। क्लियर नहीं आता? ठीक है, ये या एक बात और समझिए यहाँ पर, देखिए अब इसको थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, ध्यान से समझने वाली बातें हैं, वेक्टर फॉर्म को ध्यान से समझना। ये R12 वेक्टर लिखो या R21 वेक्टर, ये हम क्यों यूज कर रहे थे, डायरेक्शन के लिए। हम क्या क्यों यूज कर रहे थे, डायरेक्शन, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण तो बेटा यही रहेगा, इतना ही रहेगा। मतलब ये परिमाण में तो, मतलब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे एक दूसरे के ये अपोजिट है। ये डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये इक्वल है किसके, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट। आप चाहो तो इसको पीछे से भी लिख सकते हो, है ना, ओनली यूनिट वेक्टर के टर्म में, जैसे ऐसे लिख सकते हो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, भाई पर एक मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, कैसे भी आप लिखना चाहो, कहीं पर भी आप इस चीज को लिख सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा,
ऐसा करने से हमें कुछ बातें मालूम लगेगी, ठीक है, वही यहाँ पर आपको समझने वाली बातें हैं। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड ऑफ क्यूब। साइन का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैंने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की जगह, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। मॉड में है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि में चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्लियर आता है। फिर इनटू में अपने पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, तो इसकी जगह हमें क्या लिख देना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी होगा, और नेगेटिव साइन में यहाँ पर लगा देता हूँ। और ये फोर्स बना, जो भी ये फोर्स बना, ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। पहले तो ये बताइए यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया? ओके, फटाफट ये सुनो बताओ जल्दी से, जल्दी से यस नो में बोलो भाई, एक समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जो दोनों इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल करेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ऐसा करने से आप देख पा रहे हो कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप देखो तो आपको दिखेगा दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा कि यहाँ पर ये फोर्स है F12 वेक्टर और ये है F21 वेक्टर, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। ओके, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इससे हमें क्या मालूम लग रहा है, इससे हमें ये मालूम लग रहा है कि ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, परिमाण में ये बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, परंतु डायरेक्शन में ये एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में ये सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन में कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। ये हमें समझ में भी आता है यहाँ से कि ये देखो, वही फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे सेम ही लगाएंगे, फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे सेम ही लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन देखें तो इन दोनों की एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इससे ये वाला अगर आपको मालूम हो, तो आपने ये 11th क्लास में पढ़ा कि अगर ये एक्शन है तो उतनी ही अपन जानते हैं क्या लगती है, रिएक्शन लगती है। भाई जितनी क्रिया होती है, जितनी क्रिया होती है उतनी ही क्या होती है, फिर प्रतिक्रिया भी होती है। और ये कौन सा लॉ होता है, कौन सा नियम होता है, ये न्यूटन्स, ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड, ये सेम मैग्नीट्यूड है ना, फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पर, और बट इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। भले ही यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज। अब देखो समझने वाली बात यही थी जो कि मैं आपको समझाना चाहता था यहाँ पर, कि हमने इसको भी दो कंडीशन, मैंने कहा कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, ठीक है, इनको लिखने का तरीका क्या होता है, आपको देखना चाहिए कि सबसे पहले दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम पोलैरिटी के है कि नहीं। सेम पोलैरिटी के है तो अगर आप F12 लिख रहे हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर लिख दीजिएगा R12, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो क्या 21 लिख रहे हो, अगर आप या 12 लिख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, 21 आप लिख रहे हो तो वहां पर आप क्या लिख दोगे, 21 वेक्टर लिख दोगे, ठीक है, उल्टा लिख दोगे आप। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर दोनों चार्ज, अगर यहाँ पर दोनों चार्ज इसमें से एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव हो, दोनों में से एक चार्ज इनमें से क्या हो, एक पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम फोर्स को लिखते हैं तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं,
मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और अपने पास में टू चार्ज है। एक चार्ज है अपने पास में Q1 और एक दूसरा चार्ज है क्या, Q2। ये वही इसकी पोजीशन वेक्टर है, R1 वेक्टर, और ये इसकी वही पोजीशन वेक्टर है क्या, R2 वेक्टर। दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फोर्स से जो है Q2 जो है, अब देखो मैंने कहा कि दोनों में से एक को हमें नेगेटिव मानना है। अगर ए को नेगेटिव मानेंगे तो अब दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आकर्षित करेंगे। तो Q2 जो है वो Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फोर्स को लिखने का तरीका वही है ना, वन पर टू के कारण फोर्स। और ये Q1 जो है Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और उसको हम क्या लिखेंगे, F21 वेक्टर। क्या लिख देंगे, F21 वेक्टर लिख देंगे। अब यहाँ पर वही बात आ गई कि सर अब R12 वेक्टर लिखे या फिर R21 वेक्टर लिखे। अब ये कब लिखे, अब देखो कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर ये तो किसको शो करते हैं भाई, डायरेक्शन को। ये तो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं ना इन चीजों को। तो ठीक है, तो वही बात आपको मालूम होनी चाहिए इसमें, कि अगर आप जैसे फोर्स लिख रहे हो अभी, क्या F12 वेक्टर आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, F12 वेक्टर। तो मैंने लिखा K Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई। अब आप लिखोगे क्या, मॉड। अब पहले वाले तरीके से नहीं लिख सकते हम कि R12 वेक्टर, क्योंकि वहां पर R12 वेक्टर क्यों लिख रहे थे, क्योंकि मैं बता रहा था फोर्स की डायरेक्शन। R12 वेक्टर हमेशा फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा, कि टू वन पर टू के कारण जो फोर्स लग रहा था वो ऐसे जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा, अब देखो F12 वेक्टर, टू के कारण वन पर फोर्स लग रहा है, ये वाला टू है ना, ये टू जो है वो वन पर फोर्स इधर लगा रहा है, ऐसे ऐसे लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो किधर से किधर लग रहा है, वन से टू की ओर लग रहा है ना फोर्स, किधर से किधर लग रहा है, वन से टू की ओर। मतलब वन से टू की ओर, तो ये वाला शो करेगा। तो यहां पर हमें लिखना चाहिए अब क्या, R2 वेक्टर, ठीक है, माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यू, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। उल्टा कर दिया। ठीक है, वहां पर F12 वेक्टर जो होता था, ठीक है, सेम पोलैरिटी चार्ज के लिए, उसको हम क्या लिख रहे होते थे, ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये रहा, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ऐसे लिख रहे होते थे। देखो F12 1 2, लेकिन इसमें क्या चल रहा है, F12 है लेकिन 2 1, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। रिवर्स हो गया इसका। ऐसे लिखने से क्या इफेक्ट आएगा, ऐसे लिखने से इफेक्ट आता है इनके साइन पर, इनकी डायरेक्शन जो है वो अपने आप मालूम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको F21 वेक्टर लिखना हो, इस अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो आपको लिखना चाहिए कि Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई मोड ऑफ R1 वेक्टर एंड माइनस R2 वेक्टर मोड ऑफ Q, R1 वेक्टर एंड माइनस R2 वेक्टर। ओके, आपको इस तरीके से इसको लिखना चाहिए। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अपने पास में टू चार्ज है, एक Q1 है, ठीक, Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, और एक Q2 है, Q2 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। इसका मैं पोजीशन वेक्टर, मैंने कहा कि इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 1 1, और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2 1। मैंने इसे कहा, क्लियर यहाँ तक। मैंने आपसे फोर्स पूछा, यहाँ पर जो विद्युत बल है मैंने पूछा कि Q2 के कारण Q1 पर फोर्स फाइंड करना है। Q2 के कारण Q1 पर फोर्स फाइंड करना है। तो पहले तो आप लिखोगे कि इस फोर्स को लिखेंगे क्या, तभी तो आपको मालूम लगेगा कि आपको वो जो पोजीशन वेक्टर है, जो स्थिति सदिश है, वो आपको किस तरीके से लिखनी चाहिए। फिर आप चेक करोगे कि क्या दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव है, एक कोई नेगेटिव तो नहीं है कोई। ठीक है, तो Q2 के कारण Q1 पर फोर्स आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे F, ठीक है, 1 2 वेक्टर, आप ये लिखोगे, टू के कारण वन पर फोर्स, तो आप लिखोगे फॉर्मूला K Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला सबसे पहले यहाँ पर मॉड, सबसे पहले वन है तो हम लिख देंगे R1 वेक्टर, फिर टू है तो माइनस R2 वेक्टर एंड मॉड क्यू, डायरेक्शन के लिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर नहीं आता। सबसे पहले हम इनको ही सोल्व कर लेते हैं, R1 R2 इनको ही सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर, इसकी स्थिति सदिश है बेटा, देखो 1 1, तो 1 1 का मतलब है यहाँ पर क्या, कि आई के प्लस जे के, भाई एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 है, तो आई के प्लस जे के भी बनेगा केवल। और ऐसे ही R2 वेक्टर आप लिखोगे स्थिति सदिश इसका, तो ये हो जाएगा 2 IK प्लस जे के। फिर आप निकाल लीजिए क्या, इसका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकाल लो। ठीक है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, माइनस, सॉरी, माइनस के आई केव, माइनस आई केव। ओके, और जे केव माइनस जे केव जीरो हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, माइनस आई केव। ठीक है भाई,
फिर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहाँ पर मोड है ना, तो मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ पर -1 का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, सो माइनस आई कैप का कोफिशिएंट जो गुणांक होगा -1 का स्क्वायर, फिर रूट लेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है क्यूब, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड क्यूब करेंगे तो 1 क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू थी 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻6, Q2 2 इंटू 10⁻6 एंड डिवाइड बाई चेक कर लो, यहाँ पर क्या है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड क्यूब जो कि कितना है 1। ठीक है, तो मैंने लिखा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में चल रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कितना है माइनस आई कैप, तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या माइनस आई कैप। ओके, फिर इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे ना 9 टू 18 हो जाएगा, सो F12 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा 18 इंटू 10⁻³ इंटू माइनस आई कैप न्यूटन। अब देखो यहाँ से हमें मालूम लगा कि फोर्स तो कितना लग रहा है 18 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये तो बता दिया इसके किसको, परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, ये तो बता दिया इसके इसके मैग्नीट्यूड को, परिमाण को, और ये जो है वैल्यू ये बता दी इसकी डायरेक्शन को। अभी इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, अभी इसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। फोर्स का नेचर कैसा है, यहाँ पर फोर्स का नेचर है रिपल्सिव, फोर्स का नेचर कैसा है रिपल्सिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज करते हैं क्या, कि मैंने यहाँ पर एक को माइनस कर देना है, ठीक है, अगर मैंने एक को नेगेटिव कर दिया, ठीक है, दो एक पॉजिटिव, पहले दोनों पॉजिटिव थे, अब एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव कर दिया, अब फोर्स क्या कैसा हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, अब फोर्स अट्रैक्टिव हो गया तो यहाँ पर F12 वेक्टर तो लिखेंगे k q1 इंटू Q2, लेकिन यहाँ पर इसको हमें चेंज करना होगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर इसको क्या लिखना होगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 एंड डिवाइड बाई मॉड, उल्टा लिखेंगे R2 वेक्टर एंड माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मैंने आपको समझा दिया पीछे, क्लियर है तो। ठीक है, अब यहाँ से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर वही करेंगे वापस से, तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी कितनी, आई कैप, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, आई कैप। हमने पीछे सोल्व किया था वो माइनस आई कैप आ रहा था, तो अब ये प्लस का आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम लेंगे क्या मैग्नीट्यूड, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेंगे तो बेटा इसका हमें देखो गुणांक कितना है 1 है आई कैप का, तो √1² कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर हम लेंगे क्या इसका क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, तो 1 क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो फाइनल आंसर अभी हमने निकाला था, और वो क्या था R12 वेक्टर इक्वल टू 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, उसमें आ रहा था माइनस आई कैप, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप। मैग्नीट्यूड तो उतना ही लगेगा, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण तो उतना ही आएगा, लेकिन दिशा यहाँ पर बदल गई कि नहीं, तो पहले वाले में दिशा किधर चल रही थी, डायरेक्शन किधर चल रही थी माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसमें चलेगी किसके तरफ, है ना, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी। ठीक है, मतलब एक्स एक्स दिशा की तरफ चलेगी। क्लियर यहाँ तक, तो इस तरीके से इस वजह से हम यहाँ पर इसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ा करते हैं। क्लियर यहाँ तक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, और वो हम पढ़ेंगे क्या सुपर पोजिशन लो, कि एक से ज्यादा अगर आवेश होते हैं तब हम कैसे विद्युत बल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।